गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर मॉडल की कमियां। तो देखिए, एक कमी तो मैं आपको जिस दिन मैंने बोर मॉडल पढ़ाया था उसी दिन बताई थी, और वो कमी क्या थी कि जो बोर का सिद्धांत था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही प्रयुक्त है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन He+Li2+। अगर किसी भी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल उसको नहीं समझा पाया। दूसरी कमी थी कि ये कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण को नहीं समझा पाया। तीसरी इसकी कमी थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वर्ताकार मानी गई, जबकि वो होती कैसी है, दीर्घवर्ताकार। चौथी है कि इसके आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की ये तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका, और ना ही ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कर सका। और उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ना तो ये जीमान प्रभाव समझा पाया और ना ही ये क्या, स्टॉक प्रभाव को समझा सका। अब जो आखिरी टॉपिक है वो है तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है? देखो, किसी भी तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तरंग संख्या। इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हमने क्या बोला कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को, अब आप जानते हो तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हो, लेमड़ा से। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/λ। इसको आप क्या बोलोगे, तरंग संख्या। तरंग संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ। और आप 1/λ का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, RZ² कोष्टक 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आपने ये फॉर्मूला रख दिया। अब देखिए, इस पर एक न्यूमेरिकल है कि बाम्बर श्रेणी की फर्तम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान इतना है, तो इसकी तरंग संख्या का मान ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, बाम्बर श्रेणी की फर्तम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/λ = R 1/n1² माइनस 1/n2²। अब मुझे बताओ, देखो आपको कौन सी श्रेणी दी हुई है, बाम्बर श्रेणी। तो बाम्बर श्रेणी के लिए n1 का मान फिक्स है, कितना होता है 2, लाइमन के लिए होता है 1, पास्चन के लिए होता है 3। अब देखो क्या दे रखा है कि फर्तम रेखा की तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब ये n1 का मान 2 हो गया, तो फर्तम रेखा कौन सी हो जाएगी, अगर आपको वो याद आ रहा हो तो लाइमन के लिए तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा था और फर्तम कक्षा में आ रहा था, और बाम्बर के लिए क्या था, द्वितीय कक्षा में आ रहा था। तो वो कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। तो फर्तम कक्षा कौन सी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रवेश कर रहा है, 3 से। तो n2 का मान कितना हो जाएगा, 3। तो रखोगे तो 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से देखो, न्यू बार ही तो होता है 1/λ। तो R 1/4 माइनस 1/9। n1 का मान 2 रखा, n2 का मान 3 रखा। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो R की वैल्यू आप जानते हो 1.08 × 10⁻7, और इसको सोल्व किया तो 5/36। इनको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 15 × 10⁵ मीटर इनवर्स। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए, पहला देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/π हो तो ये कौन सी कक्षा में स्थित होगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो क्या दिया हुआ है, कोणीय संवेग का मान h/π दिया हुआ है। तो कोणीय संवेग को L से रिप्रेजेंट करते हो, क्या दिया हुआ है, h/π। और वैसे आप जानते हो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। अब देखो दोनों ही कोणीय संवेग है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो NH/2π = h/π। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 2। अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में स्थित होगा, द्वितीय कक्षा में। या आप इसको लॉजिकली ऐसे भी देख सकते हो कि n का मान आप कितना रखो कि h/π आए। तो देखो n का मान आप 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, h/π। तो क्वेश्चन था हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/π हो तो ये कौन सी कक्षा में स्थित होगा, तो ये कौन सी कक्षा में स्थित होगा, द्वितीय कक्षा में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की फर्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। कौन सी कक्षा में, फर्तम कक्षा में। तो En का मान आप जानते हो क्या होता है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, जब हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का मान 1 हो जाएगा, और फर्तम कक्षा है तो n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो En का मान क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, वहां पे बताया था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो टोटल ऊर्जा के ट्वाइस टाइम होती है, यानी UN = 2En। अब देखो यहाँ En का मान कितना है, -13.6। तो UN का क्या हो जाएगा, 2 × En। तो 2 × En का मान -13.6, तो क्या आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में फर्तम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रम ली जाए तो चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो आप फॉर्मूला जानते हो, Rn = n²R1। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्तम बोर कक्षा की त्रिज्या यानी R1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रम, और n दिया हुआ है, कौन सी कक्षा की पूछी है, चतुर्थ कक्षा की। तो n = 4, तो मान रखो। तो यहाँ n की जगह 4 रखोगे तो R4 = 16 × 0.5, तो क्या आ जाएगा,
8 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य लिखिए। तो देखो कभी कभार क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि फर्तम रेखा की तरंग दैर्ध्य लिखो और कभी कभार पूछेगा अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो देखो आपको वो सारणी याद आ रही हो तो यहाँ n बराबर 2 था, यहाँ 3 था, n बराबर 4 था। तो यहाँ बामर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। तो बताओ अंतिम कहाँ से आ सकता है, लास्ट रेखा कौन सी होगी, यानी अनंत पर होगी। तो जब भी अंतिम रेखा पूछे तो आप कहाँ से लेकर आओगे, अनंत से। और बताओ अगर प्रथम रेखा पूछे तो आप जिस श्रेणी की बात करें उससे जस्ट ऊपर वाली। तो देखो आप बामर की बात कर रहे हो तो इससे जस्ट ऊपर वाली कक्षा कौन सी है, 3। तो अगर प्रथम रेखा पूछे तो उससे जस्ट ऊपर वाली कक्षा आप काउंट करोगे, और अगर अंतिम पूछे तो आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेकर आओगे, इन्फिनिटी से। तो देखो यहाँ क्या पूछा, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो बामर है तो बामर के लिए n1 का मान तो फिक्स है, कितना हो जाएगा 2। और अंतिम रेखा पूछी है तो n2 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इसका मान 0 हो गया। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/r। और आप जानते हो 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। अब कोई पूछे कि सर ये कैसे पता चला, तो देखो आप r की वैल्यू जानते हो 1.098 इंटू 10⁻7। अब जब आप 1/r करोगे यानी 1/1.098 इंटू 10⁻7, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 912 एंगस्ट्रम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्यों। हाइड्रोजन परमाणु में देखो है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, बट आप बताओ जब इसको एनर्जी मिलेगी तो क्या ये द्वितीय कक्षा में नहीं जा सकता, जा सकता है। ये तृतीय कक्षा में नहीं जा सकता, जा सकता है। ये चतुर्थ कक्षा में भी तो जा सकता है। अब आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, तो वो द्वितीय कक्षा में जाएगा तो वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा और वापस प्रथम में आ जाएगा। अगर तृतीय में जाएगा तो यही कहानी होगी, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुका और वापस फर्स्ट में आ गया। तो आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जा सकता है तो वह किसी भी कक्षा से आ सकता है, और आएगा तो वह क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। इसलिए उसके स्पेक्ट्रम में आपको कई रेखाएं देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 4 स्तर में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में लौटता है तो उत्सर्जित तरंगों की कुल संख्या का मान बताओ। तो देखो जब भी आपको उत्सर्जित तरंगों की कुल संख्या पूछे ना तो उसका फॉर्मूला होता है n-1/2। अब देखो यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 6। तो तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगर यहाँ पे n का मान 3 दिया होता तो आप क्या करते, फॉर्मूला क्या लगाते, 3 तो कितना आ जाता, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 3 कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए n का मान क्या होता है, -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन परमाणु है तो Z² का मान कितना हो जाएगा, 1/n²। अब इनफाइनाइट आप जानते हो कितना होता है, 0। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, 3। तो n की जगह आप 3 रखोगे तो -13.6/3², इसकी वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर अंतर निकालूं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस E3, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप एक रिलेशन जानते हो E = hc/λ। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, डेल E = hc/λ। यहाँ से मैं लेमड़ा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, hc/डेल E। और जो hc की वैल्यू होती है वो होती है, जब आप इसको सोल्व करोगे h और c की वैल्यू रखोगे 6.23 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, तो इसकी वैल्यू आएगी 12/42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और आपको डेली का मान दिया हुआ है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 822.51 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतनी है तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, हाँ तो देखिए दिया हुआ है प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। अब मैंने आपको अभी अभी बताया लाइमन है तो n1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और प्रथम मैंने क्या कहा था, उससे जस्ट ऊपर वाली लेनी है, तो 1 के जस्ट ऊपर कौन आता है, 2। तो n2 का मान कितना हो गया, 2। तो 1/λ = r 1/n1² माइनस n2²। अब लाइमन के लिए बात कर रहे हो तो n1 का मान तो 1 और n2 का मान 2। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/λ = 3r/4। यहाँ λ क्या बता रहा है कि लाइमन सीरीज की तरंग दैर्ध्य। अब देखो दूसरा क्या पूछा है, बामर श्रेणी के लिए द्वितीय कक्षा। अब मुझे बताओ बामर श्रेणी है तो n1 का मान तो फिक्स हो गया। देखो लाइमन के लिए n1 का मान कितना होता है, 1। बामर के लिए कितना होता है, बामर के लिए होता है 2। पांचचन के लिए कितना होता है, पांचचन के लिए होता है 3। ब्रैकेट के लिए कितना होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ब्रैकेट के लिए 4। और फुंड के लिए कितना होता है, वो होता है 5।
तो अब बामर है, तो बामर के लिए देखो n1 का मान कितना हो जाएगा 2, और पूछा कौन सी कक्षा है, द्वितीय रेखा, तो 2 के बाद ओ देखो, तो 2 के ऊपर अगर प्रथम कक्षा होती तो क्या जाता 3, लेकिन द्वितीय है तो क्या जाएगा 4, तो n2 का मान कितना आ जाएगा 4। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग दो, तो लेमडा बी अपॉन लेमडा एल इक्वल टू 3r अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन 3r। देखो ये जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से लेमडा बी बराबर आ जाएगा 4 इंटू लेमडा एल। आपको लेमडा एल की वैल्यू दे रखी है तो सोल्व कर लो, तो क्या जाएगा 4860 एंगस्ट्रम। तो देखिए बच्चों, आज आपकी एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, कल से हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।